Hello students, my name is Mohammad Faizan Ashraf and I am chemistry faculty at Duty Society Coaching and Guidance Center अलीगढ़। और स्टूडेंट्स आज हम केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। अगर हम बात करते हैं भाई 11th एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक्चुअली हमारे पास कुछ चैप्टर 9th के हैं और कुछ 10th के हैं। अगर हम क्लास 10th के चैप्टर्स की बात करते हैं बेटा, तो उसमें हमारे पास केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हैं, एंड वी हैव एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, देन वी हैव कार्बोनेट्स कंपाउंड। एक्चुअली हर चैप्टर का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, हर चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है, सवाल हर जगह से आते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में बच्चों हम इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th। ओके, so we are going to discuss about the chemical reactions and equations। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको समझने के बाद आपकी आगे केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाती है। जब इसको समझ जाएंगे आप, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स और नॉन मेटल्स की राह आपकी बहुत आसान हो सकती है। पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन हर साल इस चैप्टर से आते हैं। 11th एंट्रेंस एमयू में हर साल 2 से 3 सवाल यहां से आते हैं। देखिए भाई, नटशेल में मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली रिएक्शंस किसको कहते हैं और इक्वेशन किसको कहते हैं। बात समझिएगा, एक्चुअली क्या होता है रिएक्शंस में, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू केमिकल का फॉर्मेशन होता है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर न्यू केमिकल का फॉर्मेशन होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, एक्चुअली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ने वाटर का फॉर्मेशन किया है। वाटर एक अलग केमिकल है, हाइड्रोजन गैस एक अलग केमिकल है, ऑक्सीजन गैस अलग केमिकल है। इन 2 केमिकल के रिएक्शन से वाटर बना हुआ क्या है हमारे पास, एक न्यू केमिकल है। मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शंस में हमेशा नए केमिकल का फॉर्मेशन होता है, पहली बात। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है, जो नया केमिकल बना है इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट क्या होता है, 2 चीजें जो आपस में कंबाइन करती है वो रिएक्टेंट्स होते हैं, और जिसका फॉर्मेशन करती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस क्या होती है, एक कंबस्टिबल गैस होती है, एक कंबस्टिबल गैस होती है, मतलब ऐसी गैस जो कंबस्शन कर सकती है, जो जल सकती है। वही इस गैस को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ये सपोर्ट करती है कंबस्शन को, ऑलराइट। लेकिन वही जो वाटर बना है प्रोडक्ट के तौर पे, नया केमिकल, ये क्या करता है ना, इस आग को बुझाती है, एक्सटिंग्विश फायर। मतलब क्या हुआ कि यहां पे वाटर की प्रॉपर्टीज अलग हो गई। एक आग एक कंबस्शन करती है, ठीक, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, दूसरा उसको सपोर्ट करती है, और वाटर बना हमारे पास एक्सटिंग्विश फायर करती है, आग को बुझाती है। मतलब जो नया केमिकल होगा उसकी प्रॉपर्टीज अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिएक्टेंट से क्या होंगी, अलग होंगी। मतलब रिएक्शंस में क्या होते हैं, नए केमिकल्स भी बनते हैं, और नया केमिकल्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, ऑलराइट। अब सवाल यह पैदा होता है कि ठीक है रिएक्शंस हम समझ गए, लेकिन सवाल यह पैदा होता है स्टूडेंट्स कि हमें कैसे अंदाजा होगा कि रिएक्शंस हुई है। कुछ ना कुछ विजिबल इंडिकेटर्स होने चाहिए। हम कैसे मान लें कि रिएक्शंस हुई है, तो बेटा एक्चुअली क्या हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हमें अंदाजा कैसे हो कि केमिकल रिएक्शन हुई है, तो याद रखिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ विजिबल इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अगर रिएक्शंस में होती है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे रिएक्शंस हुई हैं। मिसाल के तौर पे बेटा सबसे पहली चीज होती है हमारे पास फॉर्मेशंस ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशंस ऑफ
पीपीटी, जिसको हम प्रिसिपिटेट भी बोलते हैं, पीपीटी। अब आप कहेंगे सर व्हाट इज पीपीटी, व्हाट इज प्रिसिपिटेट? याद रखिएगा ये क्या होता है, हमारे पास इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं। क्या होते हैं? इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं, मतलब ऐसे सॉलिड्स जो पानी में घुलते ना हो। बात समझ में आ रही है ना? इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं। अब क्या होता है कि पीपीटी का फॉर्मेशन कब होता है, कब हो सकता है? जब केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन के दरमियान अगर किसी प्रिसिपिटेशन का फॉर्मेशन होगा, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ रिएक्शन हुई है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे बोलूं बेटा कि अगर लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से क्या होता है, लेड आयोडाइड बनता है और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। सवाल पैदा होता है कि इस रिएक्शन में PbI2 क्या हमारे पास एक प्रिसिपिटेट है, यानी इनसॉल्युबल सॉलिड है। ये येलो रंग का होता है, ठीक है। अच्छा, परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा कि ये रिएक्शंस कैसे हो गई सर। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के अंदर कि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हुआ है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे। डोंट वरी अबाउट ऑल दिस स्टफ्स, वी विल डिस्कस इन लेटर सेक्शंस। ऑलराइट, तो सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे हमारे पास PbI2 की पीपीटी बनी है, येलो कलर का है। एक्चुअली जब भी कोई रिएक्शंस में प्रिसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है तो आपको क्या करेगा, उस पीपीटी के बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो दिखाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि कोई चीज प्रिसिपिटेट बन रही है, ऐसा जो पानी में सॉल्युबल नहीं है। तो मतलब अगर नीचे वाला साइन दिखा दे एरो में तो इसका मतलब यहाँ पे प्रिसिपिटेशन का फॉर्मेशन हुआ है। तो हमें अंदाजा लगेगा कि हाँ भाई प्रिसिपिटेशन बना है, मतलब रिएक्शन हुई है। दूसरी बात क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, इवोल्यूशंस ऑफ गैस। इवोल्यूशंस ऑफ गैस, गैस इवॉल्व होती नजर आए बच्चा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर किसी रिएक्शंस में गैस इवॉल्व होती नजर आए, इसका साफ मतलब है कि वहां पर रिएक्शंस हुई है। मिसाल के तौर पर अगर मैं जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊं तो यहां से मिलता है हमें प्रोडक्ट ZnSO4, जिंक सल्फेट बनता है। यहां से जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस होता है। यानी किसी भी रिएक्शंस के अंदर प्रोडक्ट साइड से गैसियस फॉर्मेशन हो रहा है, गैस के मॉलिक्यूल इवॉल्व हो रहे हैं, मतलब रिएक्शन हुई है। याद रखिएगा जब भी गैस के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे तो आपको एरो अपर साइन में देगा, मतलब ऊपर देगा। अगर नीचे दिखा दिया तो प्रिसिपिटेशन है, ऊपर दिखा दिया तो ये गैस इवॉल्व होती नजर आ रही है। अच्छा बच्चा, आप कहोगे रिएक्शंस कैसे हो रही हैं सर, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना रहा है। तो इसको हम बच्चा पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इन द लेटर सेक्शंस, ठीक है। फिलहाल तीसरी बात क्या हमारे पास, इज इट क्लियर टू एवरीवन, एनी कंफ्यूजन टिल हियर? कोई कंफ्यूजन है बेटा, कोई दिक्कत? ऑलराइट, चलिए भाई अब क्या करते हैं भाई, तीसरी बात हम ये देख रहे हैं किस किस फैक्टर से हमें अंदाजा लगेगा कि केमिकल रिएक्शंस हुई है। पहला फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, दूसरा इवोल्यूशंस ऑफ गैस, तीसरा हमारे पास है बेटा चेंज ऑफ कलर। चेंज ऑफ कलर, कलर का चेंज हो, यानी किसी रिएक्शंस में, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में अगर हमें कलर का चेंज दिख जाए तो समझ जाएंगे केमिकल रिएक्शंस हुई है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे बोलूं कि कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ रिएक्ट करती है तो यहां से बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस करके फेरस सल्फेट बनती है और कॉपर बाहर हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कॉपर सल्फेट का रंग ग्रीन होता है, हरे रंग का होता है, लेकिन फेरस सल्फेट कैसा होता है, ये व्हाइट कलर का होता है। किसका होता है? इट इज ऑफ व्हाइट कलर। आप देख रहे हो रिएक्टेंट में कॉपर सल्फेट ग्रीन कलर का था और वो फेरस सल्फेट प्रोडक्ट में जाकर व्हाइट रंग का हो गया, मतलब कलर में चेंज हो गया है, बदलाव आ गया है, तब्दीली आ गई है। कॉपर सल्फेट ग्रीन से व्हाइट में कन्वर्ट हुआ है फेरस सल्फेट बन के, मतलब यहां पर रिएक्शंस हुई है, कलर का चेंज दिख जाए। डी हमारे पास क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट का चेंज होना, स्टेट के चेंज से क्या मतलब हुआ, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन जाए या लिक्विड से गैस बन जाए, मतलब उसका स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो जाए। मिसाल के तौर पे मैं आपसे क्या बोलूं भाई, अमोनिया गैस, ये अमोनिया गैस है, ये HCl गैस के साथ रिएक्ट कर एक कंपाउंड बनाती है, उसको हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl4। अमोनिया क्या थी, ये गैस थी,
HCl भी गैस है, लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बना है बेटा ये अमोनियम क्लोराइड है। ये क्या हमारे पास सॉलिड है। इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाते वक्त हमें स्टेट्स ऑफ मैटर का चेंज हो गया, गैसियस मॉलिक्यूल अब सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब भी कह सकते हैं कि रिएक्शंस हुई हैं। कोई दिक्कत, पीपीटी बन जाए या स्टेट ऑफ कलर का चेंज हो जाए, या फिर आप कह सकते हो स्टेट का चेंज हो जाए, ठीक है, एवोल्यूशंस ऑफ गैस नजर आ जाए, रिएक्शंस हुई हैं। गॉट माय पॉइंट्स? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? नो, ठीक है भाई। अब बच्चों क्या है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट, ई वी हैव चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या है? चेंज ऑफ टेम्परेचर का क्या चेंज होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टेम्परेचर के चेंज से रिएक्शन में क्या असर पड़ती है। एक बात याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें हैं और आपको थोड़ा आगे भी काम आएगी। जो रिएक्शन की स्पीड होती है ना, वो टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा इंक्रीज करती है। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों, रिएक्शन की रफ्तार हमेशा इंक्रीज करती है बच्चों। ये पहली बात आपको याद रखनी है। दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। लेकिन जो बच्चों आपके सिलेबस में ये बात दी हुई है कि टेम्परेचर के बेसिस पे मान लो बच्चों मैं आपसे एक रिएक्शन दूं कि अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाते हैं, बेटा इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, एसिड बेस में क्विक लाइम कहते हैं, ठीक है। ये वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बच्चों इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब प्रोडक्ट साइड से हीट प्रोड्यूस हो रही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बच्चों हम सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलेक्ट लाइम बोलते हैं। तो डायरेक्ट एग्जाम में सवाल आ सकता है बच्चों कि क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है, सेलेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या है। एक्चुअली आप क्या देख रहे हो कि इन दोनों के रिएक्शन की वजह से यहां पे हीट का प्रोडक्शन हो रहा है। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब ही होता है बाहर। क्या होता है? बाहर। ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या होता है, हीट बाहर निकलती है, एक्सोथर्मिक। और ऐसी रिएक्शंस जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है उसको कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो मतलब ये समझ में आ गया कि जो टेम्परेचर के बेसिस पर भी रिएक्शन दो टाइप की हो सकती है। एक को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, दूसरे को बच्चों हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सो में क्या होगा बेटा, सपोज एक कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट पी का फॉर्मेशन कर रहा है और साथ में हीट को रिलीज कर रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब हीट रिएक्शन से बाहर निकल रही है, इवॉल्व हो रही है। एंडोथर्मिक मतलब अगर कोई ए रिएक्टेंट, गेटिंग माय पॉइंट्स, अगर ये हीट को गेन करके, हासिल करके किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है, इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। गॉट माय पॉइंट्स? मतलब अगर हीट इवॉल्व हो तो एक्सोथर्मिक, और अगर हीट की जरूरत पड़े रिएक्टेंट को तो एंडोथर्मिक। गॉट माय पॉइंट्स? जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन कैसा होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 और 38 एटीपी का फॉर्मेशन करती है। तो रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ये रिएक्शन देख के बताओ ये कैसी रिएक्शन होगी बेटा? यहां पे क्विक लाइम और वाटर ने सेलेक्ट लाइम का फॉर्मेशन किया है, मतलब यहां पर हीट का फॉर्मेशन हुआ है, हीट इवॉल्व होती नजर आ रही है। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, एंडो या एक्सो? वेरी गुड, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। आई होप आपको एक्सो और एंडो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और एक बात क्या है बेटा, क्या रिएक्शन की रफ्तार, द रेट ऑफ रिएक्शंस ऑलवेज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर्स। जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे रिएक्शन की रफ्तार बच्चों हमेशा बढ़ेगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और एक कॉन्सेप्ट ये भी बेटा कि 10 डिग्री सेल्सियस के चेंज से रिएक्शन की रफ्तार या तो डबल हो जाएंगी या ट्रिपल हो जाएंगी। हर 10 डिग्री सेल्सियस के चेंज से रिएक्शन की रेट या तो डबल हो जाएंगी या ट्रिपल हो जाएंगी। या आप बैक ऑफ द माइंड में याद रख सकते हैं, अदरवाइज आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो हमने क्या देखा कि हमें कैसे अंदाजा होगा कि केमिकल रिएक्शंस हुई हैं या नहीं हुई हैं। ये सारे फैक्टर्स अगर आपको नजर आ रहे हैं बेटा, इसका मतलब वहां पे रिएक्शंस हुई हैं।
आपको अगर इसमें से कोई एक फैक्टर्स भी दिख रहा है ना, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, द केमिकल रिएक्शंस हैज टेकन प्लेस। इज इट क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? कोई दिक्कत वाली बात? ऑलराइट, शुड वी मूव अहेड? ऑलराइट, अब बच्चों हम कोर वाले पोर्शन में एंट्री करते हैं। बेटा हम क्या बात करते हैं ना, हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या है। जब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हम पढ़ लेंगे तो हम बेटा बैलेंसिंग के बारे में सीखेंगे। क्या सीखेंगे? वी विल नो अबाउट द बैलेंसिंग, कि बैलेंसिंग हम क्यों करते हैं और बैलेंसिंग कैसे करते हैं। कब? जब हम रिएक्शंस के टाइप्स को पढ़ लेंगे तब। देखिएगा भाई, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं, तो जो आपके 10th के सिलेबस में है वो कितने टाइप से बेटा? सबसे पहला टाइप ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कैसा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बेटा। दूसरा टाइप अपने पास है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन है। गॉट माई पॉइंट्स? कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला टाइप, डीकंपोजिशन। तीसरा अपने पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फोर्थ वी हैव डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। फिफ्थ वी हैव redox reactions। redox reaction, ठीक है भाई। सिक्स वी हैव substitution reaction। substitution reaction। सेवंथ वी हैव एडिशन रिएक्शन। कैसी होती है ये? एडिशन रिएक्शन। और आठवीं हमारे पास है बेटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। कैसी हैं ये? एलिमिनेशन रिएक्शंस है। तो देखिए भाई, आपकी पूरी केमिस्ट्री एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 8 वी हैव एसिड बेस रिएक्शंस। एसिड बेस रिएक्शंस जो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा फेवरेबल होती है बेटा। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा फेवरेबल एसिड बेस रिएक्शंस होती है। एसिड बेस रिएक्शंस, सवाल यह पैदा होता है बेटा कि ये 6, 7 और 8 के बारे में, इन रिएक्शंस के बारे में हम कहां पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे, वी विल स्टडी इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कहां पढ़ेंगे इसको हम? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, विथ प्रॉपर लॉजिक एंड टेक्निक्स, ठीक है। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन हम पढ़ेंगे कार्बन के अंदर, और एसिड बेस कहां पढ़ेंगे हम? अलग चैप्टर में, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में। एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ेंगे। गॉट माई पॉइंट्स? तो आपके सिलेबस में बच्चों सिर्फ इतनी ही रिएक्शंस है, जिसके में 5 रिएक्शंस हम यहां पढ़ेंगे, 3 रिएक्शंस कार्बन में, और सबसे लास्ट रिएक्शन एसिड और बेस में पढ़ेंगे। गॉट माई पॉइंट्स? और उसके बाद जब सारी रिएक्शंस हो जाएंगे ना बेटा, उसके बाद हम क्या करेंगे? सबको हम बैलेंस करके देखेंगे, कितने बैलेंस, मतलब बैलेंसिंग मोल कितने हो रहे हैं, सबके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब बेटा हम क्या करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। क्या है? ए वी हैव कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कैसी है भाई? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा भाई, अगर आप इसको 2 एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करें, मतलब बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि राइट द डेफिनेशंस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस अलोंग विद एग्जांपल्स, लेकिन जमाना कॉम्पिटिशंस का है, कट थ्रोट राइवल्स कॉम्पिटिशन है बेटा यहाँ पे। तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में उस जमाने में आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। 4 ऑप्शन लगा देगा, अब चूज कीजिए। तो आपको कॉम्बिनेशन सारे रिएक्शंस का आइडिया बखूबी होना चाहिए, और आप क्वेश्चंस को देख के अंदाजा लगा पाओ कि ये किसके एग्जांपल्स हैं। तो देखिएगा भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का क्या मतलब होता है, बात समझिएगा। एक्चुअली अगर आप शब्द कॉम्बिनेशन पे गौर करते हो ना बेटा, तो कॉम्बिनेशन मतलब होता है कुछ चीज़ कंबाइन करना, कंबाइन करना, कंबाइन से कॉम्बिनेशन बना है। तो बेटा क्या होता है, यहां पर जब 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर
सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, वेरी इंपॉर्टेंट। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, इनको हम बोलते हैं क्या बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। आपको प्रोडक्ट देखकर अंदाजा लगाना है बेटा कि कॉम्बिनेशन है या नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? मिसाल के तौर पे मैं आपसे बोलूं, सिंपल सी एग्जांपल, आपके 6-7 की 8 क्लास की रिएक्शन जो आप पढ़ते हो बच्चा, कंबशन फ्लेम के अंदर क्या बात इंपॉर्टेंट है भाई? मैंने कहा कि कार्बन सॉलिड अगर ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है बेटा, तो यहां से CO2 गैस इवॉल्व होती है, प्लस हीट एंड लाइट भी है एनर्जी के फॉर्म्स में, हीट एंड लाइट। सवाल ये पैदा होता है यहां पे, याद रखिएगा, यहां पर CO2 एक सिंगल प्रोडक्ट बना है भाई, वो एनर्जी के फॉर्म से, हीट एंड लाइट, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है, वो एनर्जी के फॉर्म है। ये हमारे पास क्या है भाई? CO2 है। क्या है ये? CO2 है। मतलब दो रिएक्टेंट ने मिलकर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। एग्जांपल, पहला एग्जांपल, गॉट माय पॉइंट्स, ठीक है। दूसरा मैं आपसे बोलूं बेटा, अगर मैं ये बोलूं C4H10 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बेटा CO2 बनाती है गैसियस फॉर्म में और वाटर लिक्विड फॉर्म में, क्या ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है बेटा? देख के बताओ सब, यस और नो? होगा? नहीं होगा? होगा? अरे भाई नहीं होगा। देखो तो भाई, आपने क्या बोला कि सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए। यहां तो CO2 सिंगल था, लेकिन यहां पे CO2 वाटर दो प्रोडक्ट बन गए, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। कॉम्बिनेशन होने के लिए बच्चों सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना निहायत जरूरी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? नो। तो बेटा क्या देखा आपने कि सिंगल प्रोडक्ट हमेशा बनने चाहिए, कॉम्बिनेशंस के अंदर बनने चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको एक और मिसाल दूं बेटा, एक और मिसाल दूं। आपने कहा कि सर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आप तो सर सिर्फ दो रिएक्टेंट आपस में मिला रहे हैं, मैं 3 दूं भाई। अगर आपको याद हो बच्चों कॉपर के कोरोजन के बारे में, कोरोजन के बारे में बच्चों जंग लगना होता है, जिसके बारे में बच्चों हम अलग से बात करेंगे। कोरोजन ऑफ कॉपर करेंगे एंड आयरन करेंगे एंड सिल्वर करेंगे कि भाई कैसे होता है उसके अंदर कोरोजन। अगर आपको कॉपर के कोरोजन का फॉर्मूला बच्चों याद हो तो क्या होता है कि कॉपर एलिमेंट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसका सोर्स क्या बच्चों? ये फ्रॉम एयर आते हैं। कहां से आते हैं बेटा? एयर से, CO2, O2 एंड H2। ये हमारे पास रिएक्टेंट है। सवाल ये पैदा होता है यहां से बच्चों क्या बनता है हमारे पास? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट CO, कॉपर का कार्बोनेट बनता है और कॉपर का हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये तो हमारे पास कॉपर का एक और भी है बच्चों, आगे बात करेंगे, कॉपर का और है ये। तो याद रखिएगा यहां से क्या देखा आपने कि सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हमारे पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहां से ये चीजें क्या करनी है ना, आपको क्लियर करनी है अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। गॉट माय पॉइंट्स? तो क्या देखा, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर अगर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इनको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इफ वी मूव अहेड, अगर हम बात करें बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन का, डीकंपोजिशन रिएक्शंस की बात करें अगर हम, तो इसके बारे में सुन लेंगे। देखिएगा भाई, डीकंपोज का मतलब क्या होता है? टूटना। कॉम्बिनेशन का मतलब था बनना और डीकंपोजिशन का मतलब होता है टूटना। तो बेटा क्या होता है ना, डीकंपोजिशन एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है। क्या होता है बेटा? अपोजिट होता है। मिसाल के तौर पे बच्चों मैं आपसे बताऊं क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है, ठीक। मैं क्या कहता हूं भाई कि जब एक रिएक्टेंट, मान लो एक रिएक्टेंट है ए है, वो टूटकर 2 और मोर प्रोडक्ट दे दे, मतलब जब एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर डिकम्पोज करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर जाए, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा, अगर रिवर्स साइन में कर दूं मैं, देखो अगर 2 और मोर रिएक्टेंट
मिलकर, ठीक है ना, अब ये प्रोडक्ट था तो रिएक्टेंट बन जाएगा एक हिसाब से, ठीक है। तो टू और मोर रिएक्टेंट मिलकर अगर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता तो ये कॉम्बिनेशन होता। क्या होता है ये हमारे पास, ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। लेकिन अब जो ये हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट बना है, जो यहां पर अब रिएक्टेंट बन गया है, ये जब टूटेगा बच्चों दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, उसको हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन। मतलब ये हुआ कि कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन आपस में अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे बताऊं भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है भाई, इसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। ये आपके एग्जाम में एग्जैक्टली इस साल क्वेश्चन आया था भाई लाइमस्टोन के बारे में। जब बच्चों इनको हम हीट करते हैं, ये डेल्टा साइन बच्चों दिखाता है कि यहाँ पे हीटिंग के प्रेजेंस में हो रहा है, हीट है ये हमारे पास, डेल्टा साइन इंडिकेट्स हीट। कैल्शियम कार्बोनेट जब बच्चों टूटता है तो यहां से बेटा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती नजर आती है। मतलब क्या हुआ कि एक सिंगल रिएक्टेंट ने दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, इसको हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। गॉट माय पॉइंट्स, ठीक है बेटा। ये डीकंपोजिशन रिएक्शंस भी आपके सिलेबस में तीन टाइप के, एक को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टूटे। एक को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन, जो लाइट के प्रेजेंस में टूटे। एक को हम बोलते हैं थर्मोलाइटिक कंपोजिशन, जो टेम्परेचर या हीट के प्रेजेंस में टूटे। तो मैंने क्या कह दिया बेटा, अगर मैं बात करूं आपसे कि डीकंपोजिशन रिएक्शंस, ये डीकंपोजिशन रिएक्शंस के भी तीन पार्ट हो जाते हैं बेटा। एक को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, जो बिजली के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टूटते हो। दूसरा बच्चों हमारे पास होता है वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशंस। फोटोलाइटिक डीकंपोजिशंस होता है, मतलब जो लाइट के प्रेजेंस में टूटेगा। देखेंगे बच्चों सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये लाइट के प्रेजेंस में टूटेंगे आगे चलकर। सी वी हैव थर्मोलाइटिक कंपोजिशंस। थर्मा मतलब होता है हीट, क्या होता है बेटा, हीट। थर्मा मीन्स हीट। थर्मोलाइटिक डीकंपोजिशंस मतलब ये होता है बच्चों, ठीक है, जो हीट के प्रेजेंस में टूटे उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोलाइटिक। अब जरा देख के बताओ भाई, ये जो कैल्शियम, पिछला जो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट की जो बच्चों रिएक्शंस थी, ये एग्जांपल तो डीकंपोजिशन का है। क्यों, सिंगल रिएक्टेंट टूटकर दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं, ये डीकंपोजिशन किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलाइटिक का, फोटोलाइटिक का या थर्मोलाइटिक का? आप कहोगे सर हीट है, हीट से मतलब यहाँ पे थर्मोलाइटिक, यानी थर्मोलाइटिक कंपोजिशन है, डीकंपोजिशन है ये। गॉट माय पॉइंट्स बेटा। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बेहद इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आते ही आते हैं भाई, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो, एंट्रेंस में तो आते ही आते हैं। एक बच्चा लेड नाइट्रेट की हीटिंग है, एक लेड नाइट्रेट की हीटिंग है, ठीक है बेटा, और एक हमारे पास हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट की हीटिंग है। ये दोनों एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में बच्चों मेंशन है। इवन इसके ऊपर, इसके बेस्ड एक एक्टिविटी भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन की गई है। और यहां से सारी इंपॉर्टेंट बातें बच्चों हम लेटर सेशन में डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर नॉलेज कि यहां से क्या होता है, लेड नाइट्रेट टूटकर कौन सी कलर की गैस देती है, कौन कौन सी दो गैसेस निकलती है यहां पर, और यहां पे कौन सी दो गैसेस निकलती है। इट इज एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन। तो क्या बच्चों आज के लेक्चर में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हो। आई एम गिविंग यू द टाइम, 1 मिनट टाइम, सो दैट यू मे आस्क। कोई कंफ्यूजन आज के लेक्चर में नहीं? अब बेटा हम नेक्स्ट टर्न पे बच्चों बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेंट क्या होता है, रिडक्टेंट क्या होता है, ठीक है। हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी निकालेंगे, और बाकी आपका जो बेसिक तरीका है ऑक्सीजन को ऐड करते हो, हाइड्रोजन को हटा हटा के देखते हो, ये सारी चीजें वी विल डिस्कस इन लेटर सेक्शंस। गॉट माय पॉइंट्स? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।